नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीज फायर जो हुई थी बड़े नाजुक मोड़ पर आ गई है। अब इस सीज फायर का मुद्दा सुलझाने के लिए इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग होने जा रही है। ज्यूज दो, जैरेड कुशनर और विटकॉफ बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। जेडी वेंस का पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। 3 लोगों की टीम में 2 तो ज्यूज हैं साहब। क्या फैसला करेंगे? ज्यूज के खिलाफ जाएंगे क्या? कतई नहीं। दरअसल जूस लॉबी इतनी हैवी हो चुकी है इस टाइम सरकार के ऊपर कि उससे पार पाना किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। 60 लाख जूस ने अमेरिका के 35 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है, प्रिजनर बना के रखा हुआ है और एक किस्म से कहा जाता है रैंसम पे रखा हुआ है। आप खुद ही सोचिए कि ये अमेरिका कैसे तरक्की करेगा अगर 60 लाख जूस उसके ऊपर पूरा राज कर रहे हैं और 35 करोड़ लोग उनकी गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि ये 1.5 करोड़ जूस जो दुनिया के अंदर है आज हेट का शिकार होते चले जा रहे हैं। इजराइल से लोगों की हेट है, जूस से भी हेट बढ़ती चली जा रही है और थोड़े दिनों में आप पाएंगे दुनिया में कि जूस के प्रति हेट क्राइम बढ़ने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि इन जूस को रहने के लिए पूरी दुनिया में उनका कोई मदरलैंड ना मिल सके। ऐसी पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब अति हो जाती है किसी चीज़ की और जब ये लोग अपने आप को दुनिया का सुपर बादशाह समझना शुरू हो जाते हैं तो फिर दुनिया उसी ढंग से रिएक्ट भी करती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रही बात कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा, ट्रंप दरअसल 2 बोट के ऊपर अपने पैर रख के चल रहे हैं, 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं। वो इजराइल को आज़ादी भी देना चाहते हैं कि ईरान को कुचल डालो, लेबनान को कुचल डालो और दूसरी साइड में अच्छा बनने की भी कोशिश करें कि हम तो युद्ध विराम के पक्ष में हैं। दरअसल वो डबल क्रॉस कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ये जो सीज फायर है ज़्यादा वक्त तक चल पाएगी, चल पाना मुश्किल होगा थोड़ा सा। इस बीच में ईरान का इमरजेंस एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इतना स्ट्रांगली निकल कर आना, ये अमेरिका को भी परेशान कर रहा है और गल्फ नेशंस को परेशान कर रहा है, क्योंकि फिर ये एकमात्र ऐसा कंट्री होगा जिसके पास एटम बम तो नहीं होगा लेकिन वो हिम्मत है, वो जज्बा है जिसके सारे वो मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर रूल कर सके, जिसकी डिक्टेट चल सके, जहां टर्की भी उसकी डिक्टेट मानेगा, सऊदी भी मानेगा और बाकी हर कोई देश मानेगा। क्योंकि जो पावर ईरान ने दिखाई है वो पावर दिखाने का साहस किसी में नहीं है। एर्डोआन तो वैसे भी जो टर्की का है वो तलवे चाटता है ट्रंप के, अमेरिका की तलवे चाटता है, नेटो का मेंबर भी है। सऊदी वैसी तलवे चाटता है, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब तलवे चाटने वाले लोगों में से हैं। ये भला आपका कोई भला करेंगे, आप सोच लीजिएगा। लेकिन ईरान की हिम्मत को सलाम है कि ईरान इन सब के सामने, इन जालिमों के सामने, कातिलों के सामने खड़ा रहा और नेतन्याहू जैसे आतंकवादी के सामने खड़ा रहा। ये बहुत बड़ी बात है और नेतन्याहू को वो सबक दिखाया जो उसने कभी जिंदगी में शायद सीखा नहीं होगा कि कैसे वो भी एक किसी कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आ सकता है। इसके साथ एक खबर और देनी थी कि नेपाल के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई है, खासतौर से नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह के द्वारा 17 मेंबर्स को एक साथ बुलाया है। ऐसा होता नहीं कभी, इंडिविजुअल मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इस बार सबको इकट्ठा बुलाया गया है। ये इंडिविजुअल मीटिंग तो हुई से हुई, लेकिन इकट्ठा बुला के एक बड़ा एक डिप्लोमेटिक संदेश देने की कोशिश हो रही है। और ये संदेश जो है भारत, चीन, अमेरिका और कई और देशों के जो राजदूत है वो आएंगे। इसकी रिकॉर्डिंग होगी, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा और क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा वो भी बताया गया है। और विदेशों के साथ जो संपर्क बढ़ा रहे हैं और कैसे उनसे और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, ये उसके बारे में भी बातचीत चल रही है। अभी और कई देशों को जो बुलाया गया, सिर्फ जापान भी है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, सऊदी है, कतर, इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, स्विट्जरलैंड, इजिप्ट, बहुत सारे, और इवन यूएनओ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी मिलने के लिए बुलाया गया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बड़ी शुरुआत है नेपाल के द्वारा। और अभी तक क्या कहा जाता था कि जैसे केपी शर्मा ओली थी तो वो चाइना के इशारे पर ज़्यादा काम करते थे और अगर नेपाली कांग्रेस की सरकार आती थी तो वो इंडिया के इशारे पर वो ज़्यादा काम करती थी। तो कहा भी जाता है पॉपुलरली कि नेपाल के अंदर जो सरकार चलती है वो या तो इंडियन एम्बेसी से चलती है या फिर वो चाइना की एम्बेसी से ही चलती है, क्योंकि इनकी ग्रांट्स मिलती रहती हैं तो वो उनके प्रति थोड़ा सा क्या एहसानमंद होने वाली बात हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे ये पता लगता है कि नेपाल के जो पीएम है, जो जेनजी भी हैं, वो अब लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आम आदमी के लिए काम करना चाहते हैं, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं। और जिस प्रकार के सहयोग की उन्होंने उम्मीद की है वो उम्मीद जो है
वो भी अपने आप में काफ़ी, आप कह सकते हो कि बदलाव की बात कर रहे हैं वो। ये बदलाव अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये बदलाव क्या ले आएंगे, क्या ले पाएंगे, इसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी होगा, मुझे लगता है नेपाल के हक में होगा, और जल्दी एक रास्ता दिखाएंगे कम से कम नौजवानों के लिए। तो ये थी अभी की पेशकश। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।